Hello everyone, I am Pallavi Mishra. Welcome to my channel Learn to Teach. तो आज मैं लेकर आई हूँ स्कूल एंड मैनेजमेंट एंड लीडरशिप पेपर नंबर 3, सेमेस्टर 3 पेपर नंबर 1 है ये, कानपुर यूनिवर्सिटी का। इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। समझिए ये 3 क्वेश्चंस हैं लॉन्ग मैं लेकर आई हूँ, जो टोटल आपके 15 मार्क्स में एक क्वेश्चन लॉन्ग होता है और 5 मार्क्स में यहीं से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो रहने वाला है टोटल आपका 25 to 30 मार्क्स का। इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन है 2023 का। डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ इफेक्टिव लीडर। क्वेश्चन आया हुआ है 15 मार्क्स के लिए और इस बार भी पूरी इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन वापस से आएगा, शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में किसी में भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करिए, मुझे मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पहले कराने के लिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ इफेक्टिव लीडर। ठीक है, लीडरशिप आपका टॉपिक है, ये यूनिट 1 से ही क्वेश्चन है और आया हुआ है 2023 में। तो इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ आर, यहाँ पर मैंने क्वालिटीज़ लिख दी हैं, इनको डिस्क्राइब आपको अपने अकॉर्डिंग करना है एग्ज़ाम में। हम यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे सारी क्वालिटीज़ को, क्योंकि टाइम कम है तो मैं बहुत लंबे लंबे वीडियोज़ नहीं बनाना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करवाना चाहती हूँ कि आप ये एग्ज़ाम में अच्छे से उसको लिख पाएँ। ठीक है, इसके अलावा सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 4 जो आपका आने वाला है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए मैं प्रॉपर क्लासेस लेकर आऊँगी, प्रॉपर नोट्स एंड पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ आर लीडर में सबसे पहली क्वालिटी हम देखेंगे यहाँ, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। कोई भी लीडर है, कोई भी पर्सन है, कोई भी पीपल है, वो अच्छा लीडर तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ ना हो। तो लीडर शुड हैव अ कैपेबिलिटी टू टेक अ राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। ठीक है, राइट डिसीजन को राइट टाइम पे लेने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो एक इफ़ेक्टिव लीडर बन सकता है। क्योंकि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें एक प्लान करना होता है, एक प्लान के अकॉर्डिंग काम करना होता है, तो डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे डिसीजन, क्योंकि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं फिर उसके के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर कुछ सक्सेस हुआ तो वो हमारी हो गई, लीडर ने बोला कि यस मेरी वजह से सक्सेस है, सक्सेस हो गई लीडर की वजह से, और अगर हमें उसमें फेल्योर मिलती है उस टास्क में तो आपने वो ब्लेम कर दिया अदर्स को। ठीक है, यू कैन नॉट ब्लेम अदर्स। ठीक है, तो एक गुड जो लीडर होता है, इफेक्टिव लीडर होता है, वो जो डिसीजंस होते हैं, जो टास्क होते हैं, उसके लिए खुद ही अकाउंटेबिलिटी लेता है, खुद ही उसके प्रति अकाउंटेबल होता है। ओके, नेक्स्ट आता है डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, टीम को साथ लेकर चल रहे हैं, तो अपने फॉलोवर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को एम्पावर करना, उनको उस टास्क के लिए पूरी तरह से इनकरेज करना, उनको उसके करने के कैपेबल बनाना, एम्पावर करना उनको, उनको डेलीगेट करना कि किस तरह के टीम को क्या काम करना है। प्रॉपर डेलीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेलीगेशन एंड इम्पॉर्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक इफेक्टिव लीडर के लिए। नेक्स्ट करते हैं इंस्पायर अदर्स। भाई एक लीडर की ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, उसकी ऐसी सी सोच होनी चाहिए, आइडियाज़ होने चाहिए, थॉट होने चाहिए, विज़न होना चाहिए अपने क्रिएटिविटी को लेके, अपने टास्क को लेकर, अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके, तभी तो वो दूसरों को इंस्पायर कर सकता है। जब तक फॉलोवर्स या सबॉर्डिनेट अपने लीडर से इंस्पायर नहीं होंगे, वो उनको फॉलो करने में इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। इफेक्टिव लीडर की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन हो। नेक्स्ट आता है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। लीडर क्या, ये तो हर पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेट करके चलना, सबको एक साथ में लेके चलना और ऑनेस्ट होना। ठीक है, अपने फॉलोवर्स, सबॉर्डिनेट्स और जो टास्क को लेकर, अपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स को लेके ऑनेस्टी होना, इंटीग्रिटी होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ इफेक्टिव और गुड लीडर। ओके, नेक्स्ट आता है एम्पैथी। एम्पैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि हमें पता है कि एक गुड पर्सन होने के लिए भी आपके पास एम्पैथी होनी चाहिए। सिंपैथी और एम्पैथी में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो सिंपैथी का मतलब होता है कि आप किसी के प्रति दया की भावना रखें, वो नहीं, यहाँ पर बात हो रही है एम्पैथी की।
एम्पैथी का मतलब है कि आप अपने आप को उसके जगह पर रखकर सोच सकें, देख सकें, उसकी जगह से आप उस प्रॉब्लम को का आउटलुक ले सकें, देख सकें कि वहाँ उसकी जगह पर अगर मैं हूँ तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए कैसे है और उसको हम कैसे फेस करेंगे। ठीक है, तो एम्पैथी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है फॉर द इफेक्टिव लीडर। तो यहाँ से मैंने ये जो क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं, टोटल 13 क्वालिटीज़ हैं और उसका मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है जिससे आप इसको याद कर लें। ठीक है, तो अभी लास्ट में मैं इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगी। नेक्स्ट आता है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है कि आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं उस ऑब्जेक्टिव या गोल को लेकर, या जो भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए आप कितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं रेजिलियंस। जो भी आपकी प्रॉब्लम से, चाहे परिस्थिति कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तब तो आपके फॉलोवर्स भी आपको फॉलो करेंगे और वो पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि आप इमोशनली दूसरों को कितना समझ पाते हैं, दूसरों की चीज़ों को कैसे कैसे देख पाते हैं, आप दूसरे के इमोशंस को कैसे समझते हैं। क्योंकि फॉलोवर्स के इमोशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोवर्स इमोशंस, ठीक है, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी मेरी राइटिंग यहाँ पे रॉन्ग आती है, उस पर लिखना पड़ता है टैब पर, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप दूसरों के इमोशंस का ख्याल रखें, उनकी परिस्थितियों को समझें। तो इमोशनल इंटेलिजेंस उसे बोलते हैं। इसके अंदर ही आ जाता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस में कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे इंटेलिजेंट तो होना ही चाहिए। कि नेक्स्ट आ जाता है आपका विजन और एंड फॉरसाइट। आपका समस्याओं को लेके या अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके क्या विज़न है, आप दूर तक देख पाते हैं कि नहीं, कि हम कोई डिसीजन लेंगे या कुछ हो लेंगे, कुछ कदम उठाएंगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये विज़न आपके अंदर होना। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव लीडर के लिए। विदाउट कॉन्फिडेंस तो कोई लीडर ही नहीं बन पाएगा। इफेक्टिव तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि लीडरशिप के लिए ही कॉन्फिडेंस वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, वही आगे बढ़ के आता है। कि वो लीडर बनने के लिए ही आगे बढ़ के आएगा, कि हाँ वो जो कॉन्फिडेंट होगा। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो वो लीडर कैसे बने। नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ऑब्वियसली जो कोई नया काम करता है, कुछ नई चीज़ें करता है, इन्वेंट करता है, उसको ही लोग अपना लीडर बनाने के लिए एग्री होंगे या फॉलो करेंगे। तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकरेज देयर फॉलोअर्स। नेक्स्ट आता है कमिटमेंट एंड पैशन। किसी भी टास्क को या ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए उसके प्रति आपका कमिटमेंट और पैशन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब अगर आप कमिटेड ही नहीं है उस काम को करने के लिए, इनकरेज्ड ही नहीं है, मोटिवेट ही नहीं है, या कभी 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 मोटिवेशन भी कम पड़ जाता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई है, तो उसको सॉल्व करने के लिए उसमें आपका कमिटमेंट आ जाता है कि आप उस काम को लेके कितना ज़्यादा उत्साहित हैं या आपको करना ही करना है। ठीक है, और पैशन तो है ही। अगर आप किसी भी काम को पूरा करना है तो पैशन तो आपके पास होना है। नेक्स्ट आता है गुड कम्युनिकेटर। अ लीडर शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स से स्ट्रांग नहीं होगी, आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को फॉलोवर सबॉर्डिनेट तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स और गोल अचीव करना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट है आपका ह्यूमर। इसको ऐसे बोल सकते हैं, एबिलिटी टू लव एट वन सेल्फ डिमॉन्स्ट्रेट सेल्फ नॉलेज। ठीक है, अपनी नॉलेज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आप उसको कैसे हंसी में या खुशी में चेंज कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, लोग कुछ ना कुछ अच्छे से पंच मार देते हैं, है ना, तो लोगों वही एटमॉस्फेयर जो है थोड़ा हल्का हो जाता है, या लोग बोलते हैं कि अरे नहीं बहुत अच्छा इसका ह्यूमर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल 13 क्वालिटीज़ हैं जिनको मैंने डिस्क्राइब किया है। इसके लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, DADI, दादी, HERE, हेयर, एंड CUBE GH। इस तरीके से मैंने इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना के रखा था। यहाँ देखेंगे, D फॉर डिसीजन मेकिंग,
A for accountability, D for again delegation and empowerment, I for inspire others, H for honesty and integrity, E for empathy, R for resilience, E for emotional intelligence, C for confidence, C for creativity and innovation, and C for commitment and passion. लास्ट इज G फॉर गुड कम्युनिकेटर एंड H फॉर ह्यूमर. तो इस तरीके से आप एक इसका निमोनिक भी तैयार कर लेंगे, दादी हेयर C3G H, और आपको सारी जितनी क्वालिटीज़ हैं याद करने में ईजी होगा. तो आई होप कि ये 15 मार्क्स के लिए आपका ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया है. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज़ द रोल ऑफ एथिक्स एंड एटिकेट इन एजुकेशनल लीडरशिप. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया है 15 मार्क्स के लिए, और इस बार भी पूरे चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपका आएगा. तो चलिए देखते हैं. एथिक्स होता क्या है, पहले तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. एथिक्स आर द स्टैंडर्ड्स और कोड ऑफ बिहेवियर considered to be correct and expected by the group to which an individual belongs. Ethics are moral standards on things like honesty, integrity, and justice. These are the constant in most countries as you have to do with the concept of what is right and what is wrong. तो समझ में आया आपको कि एथिक्स वो हमारे कोड ऑफ बिहेवियर होते हैं जो हम बिहेवियर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या सही है क्या गलत. तो इसमें 3 चीज़ तो एकदम कॉमन है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड जस्टिस. एंड ये एथिकल बिहेवियर है जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में सेम ही होता है, या आप कहीं भी जाइए तो ये ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और जस्टिस सेम ही होगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एटिकेट्स. अब एटिकेट इज़ अ कोड ऑफ बिहेवियर that outline expectations for social behavior within a society, social group, or social class or group. Etiquette can vary a lot from country to country, especially in business and social interactions. Rules of etiquette includes all aspects of social interactions, including manners. ठीक है, तो एटिकेट्स क्या होता है, ये आप इंडिया में सोसाइटी में अलग तरीके से सोशल इंटरेक्शंस पे हम लोग बिहेव करते हैं. कोई आपके घर आता है तो हम कैसे उसके साथ बिहेव करते हैं, या फॉरेन में है कुछ अलग तरीके से बिहेव होगा. ठीक है, इंडिया में क्या है, सोशल गैदरिंग में किस तरीके से आपको सिस्टम करना है. जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक किसी ब्लॉगर ने अपना शेयर किया था कि इंडिया में लास्ट में बिल्कुल वो गई थी किसी पार्टी में अपने फ्रेंड के यहाँ, तो लास्ट में खाना पीना करा था. तो वो कह रही थी शी वॉज़ वेरी मच हंग्री एंड उसको बहुत भूख लग रही थी. बट इंडिया में क्या होता है, सारे रिचुअल्स के बाद में हम लोग डिनर करते हैं. लेकिन उनके उधर क्या है कि जब भी कोई आता है तो पहले वो लोग डिनर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसके बाद वो लोग गॉसिप एंड ऑल चीज़ बातचीत वगैरह करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके का एक अभी मैंने लेटेस्ट ही सुना हुआ है. ठीक है, अब इन्हीं को हम एजुकेशनल लीडरशिप में कैसे देखते हैं ये देखना है. एथिक्स एंड एटिकेट इन एजुकेशनल लीडरशिप. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट कैन बी फीलिंग, इट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन आवर एक्शन एंड वर्ड्स. तो एक लीडर है उसे किस तरीके से एथिक्स और एटिकेट्स को फॉलो करना है, और चूंकि हम एजुकेशन में पढ़ रहे हैं इसलिए वो एजुकेशनल लीडरशिप की बात आ गई है. गिविंग समवन फुल अटेंशन, किसी को आप रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, जब आप पूरी किसी को सामने खड़े हैं तो उसे ध्यान से पूरी बातें सुन रहे हैं. तो वही उसको फुल अटेंशन के साथ अगर आप उसे सुन रहे हैं, दिस मीन्स आप उसको के प्रति अपनी रिस्पेक्ट को शो कर रहे हैं. ठीक है, नॉट इंटरप्टिंग समवन व्हेन दे आर स्पीकिंग और वर्किंग. जब कोई काम कर रहा है या कुछ बोल रहा है तो उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करना. दिस मीन्स ये रिस्पेक्ट को शो करना हुआ. इस तरीके से आप अपनी रिस्पेक्ट दूसरे की तरफ शो करते हैं. तो लीडरशिप में ये आपका एजुकेशनल लीडरशिप में ये क्वालिटीज़ आती हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं. ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली फॉर एंड गिवन सिचुएशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं तो उस तरह से ड्रेसअप होंगे, लेकिन आप किसी की उधर ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर पार्टी टाइप माहौल नहीं है, मीन सैड अगर किसी के यहाँ सिचुएशन है तो आप उस तरीके से ड्रेसअप होके जाएंगे. यही वहाँ उसके लिए आपकी रिस्पेक्ट को शो करता है, आप ओकेज़न पर किस तरीके से ड्रेसअप हो. नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन, मीन्स हैविंग एम्पैथी फॉर अनदर पर्सन. ये हमने अभी बता चुके हैं, अपनी एम्पैथी रखना, दूसरे की सिचुएशन पे अपने आप को रखकर देखना और समझना. इसमें क्या क्या आ जाएगा, सेइंग प्लीज एंड थैंक यू, है ना.
हम लोग किसी को अगर कुछ कहना चाहते हैं तो एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ ऐसे कह देते हैं, और अगर किसी से ग्रेटिट्यूड शो करना है तो थैंक यू बोलते हैं। तो ये चीज़ें, होल्डिंग अ डोर ओपन फॉर समवन, सेइंग एक्सक्यूज़ मी, सेइंग एक्सक्यूज़ मी, किसी से कुछ कहने से पहले, टोकने से पहले आप उसको एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं। ऑफरिंग टू हेल्प व्हेन यू कैन, और किसी को हेल्प ऑफर करना अगर आप उसकी सहायता या मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके एथिक्स एंड एटिकेट्स में आ जाता है। बेसिकली एटिकेट्स में ये चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। नेक्स्ट आता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जैसे पहले भी बात कर चुके हैं, ये आपके एथिक्स में आते हैं। ऑनेस्टी इज़ द एक्ट ऑफ बीइंग ट्रूथफुल, एक्टिंग सिंसियरली एंड एक्टिंग विथ इंटीग्रिटी। ठीक है, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन गॉसिप्स। ऑब्वियसली लीडर किसी के पीछे गॉसिप नहीं कर सकता है। अगर आपको लीडरशिप करनी है तो आपको ऑनेस्ट रहना विथ ऑल योर फॉलोवर्स एंड सबॉर्डिनेट। नॉट लाइंग और नॉट चीट, नॉट लाइंग ऑन चीटिंग नहीं होगा, नॉट लाइंग ऑन चीटिंग टू गेट अहेड। कि किसी को चीट नहीं करना है। गिविंग प्रेज, एज अ लीडर यू शुड प्रेज योर सबॉर्डिनेट्स एंड फॉलोवर्स। किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करनी है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, चीटिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल लीडरशिप, तो यहाँ पर हम देख लेंगे, ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स विद लव एंड अफेक्शन। एज ए टीचर आपको सभी स्टूडेंट्स को लव और अफेक्शन के साथ ट्रीट करना है। रिस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ बीइंग जस्ट एंड इम्पार्शियल टू ऑल स्टूडेंट। जैसा जो भी स्टूडेंट है हमें सबको एज ए इंडिविजुअल एक्सेप्ट करना होता है, और साथ में इम्पार्शियल बिहेवियर रखना है टूवर्ड्स ऑल स्टूडेंट, irrespective of their caste, creed, religion, sex, economic status, disability, language and a place of birth. ठीक है, नेक्स्ट आता है, establish a relationship of trust with parents, गार्जियन मीन्स पेरेंट्स है, गार्जियन जो भी है, इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट्स, एंड कीप द कंट्री अपमोस्ट। कंट्री हमेशा हमारी सबसे ऊपर होती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका एथिक्स एंड एटिकेट्स इन एजुकेशनल लीडरशिप। मैंने अच्छे से डिटेल में इसको डिस्कस कर दिया है। अब आप इसको एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, वन पेज से कम, या आप 1 पेज से कम में आप शॉर्ट आंसर्स नहीं करेंगे। ये 1 to 1.5 में जाएगा, देन इट इज़ वेल एंड गुड, आपको गुड मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और लॉन्ग आंसर्स 4 to 5 पेजेस। मैंने बताया हुआ है आपको कि हर टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ के जाना है, हर क्वेश्चन पे अटेम्प्ट ज़रूर करना है। इसलिए 4 to 5 लाइन्स तो ईच टॉपिक के बारे में पढ़ के जाना है, कि वहाँ पर उसको और एक्सप्लेन करके एलाबोरेट करके आप लिख। ठीक है, चलिए मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय SWOT एनालिसिस। ये आपका यूनिट 2 का क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। ये 2024 में आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे, डिस्क्राइब इट्स मेन फीचर्स। A SWOT analysis is commonly used tool to assess the internal and external environment of a company। अब यहीं पर आप इस कंपनी की बात हो रही है, यहीं पर आप इंस्टीट्यूशन भी लगा सकते हैं। इंस्टीट्यूशन, या हम लोग एजुकेशन की बात करेंगे तो इंस्टीट्यूशन, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कंपनीज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। तो ये SWOT एनालिसिस का यूज़ हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं, और कंपनी की जो प्लानिंग करते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, वो इसको यूज़ करता है फॉर द कंपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो SWOT है, इसका फुल फॉर्म होता है SWOT। बेसिकली ये एनालिसिस है। S से आता है स्ट्रेंथ्स, W से आता है वीकनेसेस, O से आता है अपॉर्चुनिटीज़, एंड T फॉर थ्रेट्स। तो दीज आर द 4 थिंग्स विच इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन फैक्टर्स। चलिए देखते हैं इसमें कौन से इंटरनल है एंड कौन से एक्सटर्नल है। अ SWOT एनालिसिस हैज़ 2 मेन फैक्टर्स। इंटरनल में क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, एंड एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। सो ये आपको याद रखने, ये तो पूरा याद रखने वाला है। इसमें इतनी चीज़ें तो समझ के ही जानी है, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा स्कूल के टर्म में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। SWOT एनालिसिस फॉर अ स्कूल इज़ अ टूल दैट कैन प्रोवाइड prompts to the management, teachers and staffs involved in the study of what is practical and less effective in the school system. ठीक है, it can be used for any planning or analysis activities which could impact future
finance, planning, management and decisions of the school's establishment. आप लगा लीजिए। तो हम इन फैक्टर्स का यूज, जो आपके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इन फैक्टर्स का यूज करते हैं पूरी तरह से। सिस्टम है हमारा, उसमें क्या क्या प्रैक्टिकली हम लोग एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्या जो लेस इफेक्टिव रहेगा, इसके अलावा उसकी प्लानिंग कैसे होगी, और फ्यूचर में हम उस स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट और डेवलप कैसे करेंगे, क्या डिसीजंस लेने हैं, इसका यूज़ करने के लिए हम लोग स्वॉट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके समझते हैं। स्ट्रेंथ होती क्या है बेसिकली? फैक्टर्स दैट आर लाइकली टू हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन अचीविंग द स्कूल्स ऑब्जेक्टिव। जो उस जो इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है, उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो जो स्ट्रेंथ है, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनको किस तरीके से अपने फेवर में यूज़ करना है, ये हो गई उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, इसी के अलावा वीकनेसेस की बात करेंगे तो फैक्टर्स दैट आर लाइकली टू हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अचीविंग देयर स्कूल्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेंथ में क्या होता है कि वो एरिया जहाँ पर स्कूल है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा ऐसा स्कूल है जहाँ बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं चारों तरफ। ठीक है, तो उस जगह पर अगर हम आपका स्कूल है तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी बिल्डिंग, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा है तो उसको आप एक पॉजिटिव माहौल में क्रिएट कर सकते हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे टीचर्स हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो इस तरीके चीज़ें जो हैं, जो पॉजिटिव आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं स्कूल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का, उसको कैसे यूज़ करना है। इसके बाद आता है वीकनेसेस। कुछ ऑब्वियसली पॉजिटिव पार्ट्स हैं तो नेगेटिव भी होंगे, तो कुछ जैसे नेगेटिव पार्ट हैं उनको स्कूल के ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से वो इम्पैक्ट कर सकते हैं, हमें वो भी ध्यान में रखना है। अपॉर्चुनिटीज, एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर लाइकली टू हैव a positive effect on meeting or exceeding the school's aim or goals not previously considered। लाइफ में भी यही बात है कि अगर आपके पास किसी टाइम पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको ग्रैब कर लेने से आपकी चीज़ें स्ट्रांग हो जाएंगी, आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो है बेसिकली क्या, बाहर का फैक्टर है, आपके कंट्रोल में नहीं है, वो तो एक एक्सटर्नल फैक्टर है कि कभी आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आ गई और आपने उसको ले ली। और जो उन चीज़ों को ले लेता है वही आगे बढ़ जाता है, और जो थोड़ा सा डरता रहता है, रिस्क में है, नहीं नहीं कहीं सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या होगा, ये मतलब उसके अपॉर्चुनिटीज़ को का फ़ायदा नहीं उठाया तो वो पीछे रह जाते हैं। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, इसी के बेसिस पे बिजनेस या कंपनी में या इंस्टीट्यूशंस में काम कर होती है। नेक्स्ट आता है थ्रेट्स। ऑब्वियसली ये भी कोई डर है, जैसे मार्केट में आपके ज़्यादा कॉम्पिटिटर आ गए हैं तो ये एक थ्रेट है, या सामने वाले के पास आपसे ज़्यादा द एसेट्स हैं, या आपसे ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स उस साइड ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक थ्रेट हो जाता है कि आप कैसे उस चीज़ को अचीव, अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। दैट एक्सटर्नल फैक्टर एंड कंडीशंस दैट आर लाइकली टू हार्म अचीविंग द स्कूल्स ऑब्जेक्टिव और मेकिंग द ऑब्जेक्टिव अनअचीवेबल। और बेसिकली मैं तो ये कहूँगी ये चीज़ें लाइफ पे भी अप्लीकेबल होती हैं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपको उस पर फोकस करना है, उसे कैसे अपने लिए पॉजिटिव बनाना है, अपने करियर को, अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और जो वीकनेसेस हैं वो किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। सेम आप एक्सटर्नल फैक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। अगर आपको अपने लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसे आप ग्रैब करते हैं या उसको यूज़ करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आप वो करेंगे। और अगर थ्रेट्स हैं वो भी आपको पहचान के रखने हैं, तो आपके सराउंडिंग्स में है आपके ऑब्जेक्टिव और गोल को अचीव करने के लिए, तो उनको पर भी आपको फोकस रखना चाहिए, उनसे भी बच के रहना है, उनसे अपने आप को कैसे बचाना है वो भी स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं स्वैट एनालिसिस में। आगे देख लेते हैं। अब थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है। इंटरनल फैक्टर्स हैं क्या, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब ही कर दिया तो मैं यहाँ पढ़ते हुए चलूँगी। इंटरनल फैक्टर ऑफ अ कंपनी इंस्टीट्यूशंस आर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ आर पॉजिटिव पॉइंट वेयर विच विल गिव द बिजनेस इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, where the weaknesses are the characteristic that company needs to overcome to improve its performance। लाइक कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी की इमेज कैसी है मार्केट में, एफिशिएंसी कैसी है, इफेक्टिविटी कैसी है, मार्केट में शेयर प्राइस कैसा है, मार्केट वैल्यू क्या है कंपनी की, फाइनेंसर कौन कौन से हैं, और स्टाफ कैसा। तो दीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरनल फैक्टर्स। सिंपली हम आ जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स।
Opportunities and threats are the external factors for the company, and opportunities are elements that institution sees in the external that it could perceive in the future to generate value, and threats are the elements in the external environment that could prevent the company from achieving its goals on its mission or creating values. ठीक है, तो डिस्कशन मैंने कर ही लिया है पहले। इसमें सोसाइटी चेंजेस आते हैं, कॉम्पिटिटर्स आते हैं, कस्टमर पार्टी आती है, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहा है, दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स है। ये आपको इंटरनली नहीं समझ में आएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ लगा देती है, इकोनॉमिक समय क्या चल रहा है, इन्वायरमेंट, पार्टनर्स कौन से हैं आपके हैं, सप्लायर कौन सा है, तो ये सारे क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर। नाउ अगर पॉजिटिव निगेटिव सारे पॉइंट्स आ गए तो इस भी एनालिसिस की एक लिमिटेशन है, उसको भी डिस्कस करेंगे। समटाइम्स ऐसे पूछ लेते हैं, डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ सॉट एनालिसिस, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इट कैन जनरेट टू मैनी आइडियाज़ बट नॉट हेल्प यू चूज़ वन विच वन इज़ बेस्ट। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें पता तो कर लेंगे, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या है, तो इससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएंगे। लेकिन ऐसा ये कोई प्रॉपर एनालिसिस नहीं है कि आपको पता चल जाए कि विच इज़ बेस्ट। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है। इट कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट नॉट ऑल ऑफ इट इज़ यूजफुल। समटाइम्स बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसमें इंसान उलझ सकता है, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सारी यूजफुल ही हों। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन में आ गया। इट कैन लैक ऑफ क्लैरिटी डज नॉट प्रोवाइड अ रिलायबल वे टू डू दिस। द एनालिसिस इज सब्जेक्टिव। द स्वेट, ओहो ये यहाँ पर SWO, SWOT analysis only the as functional as the data input into। जैसा हम डेटा फीड करेंगे उस तरीके से ही वो फंक्शन करेगी। मतलब जो भी एनालिसिस है वो सब्जेक्टिव है, इट कुड बी बायस्ड समटाइम, और समटाइम ये बायस्ड। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने बहुत ही अच्छे से स्वैट एनालिसिस को भी डिस्कस कर दिया है आप लोग के सामने, और 3 क्वेश्चंस जो किए हैं उससे पूरी संभावनाएं हैं कि 25 से 30 मार्क्स का आपको यहाँ से एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।